दरबार खचाखच भरा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अगर तुम 200 ऊंटों का ऐसा वजन बता दो जो पूरे 1 महीने तक न घटे न बढ़े, तो तुम्हारी बुद्धि को सलाम किया जाएगा। दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल मुस्कुरा दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉरल गाथा, और आज की ये कहानी आपकी सोच का वजन बदल देगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दरबार में उस दिन अजीब सी चुप्पी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि गहरी सोच की रेखाएं थीं। सामने खड़े दरबारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आज बादशाह के मन में क्या चल रहा है। तभी अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, बीरबल। बीरबल तुरंत आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, हुक्म। अकबर ने आंखें संकुचित करते हुए कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। हर बार ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए असंभव नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, घमंड नहीं, केवल आपकी सेवा करने की कोशिश है। अकबर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो आज एक ऐसी चुनौती है जो न तलवार से हल होगी, न हिसाब से, न चालाकी से। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि सच में तुम सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने घोषणा की, मैं तुम्हें 200 ऊंट देता हूं। तुम्हें मुझे उनका कुल वजन बताना है, लेकिन शर्त यह है कि एक पूरे महीने तक उनका वजन न घटे और न बढ़े। अगर एक ऊंट का भी वजन बदला तो तुम्हारी बुद्धि पर सवाल उठेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो असंभव है। ऊंट जीवित प्राणी है, वे खाते पीते हैं, चलते हैं, बीमार होते हैं। दूसरा बोला, 1 महीने में वजन स्थिर कैसे रह सकता है? अकबर ने कठोर स्वर में कहा, यही चुनौती है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल कुछ पल शांत खड़े रहे, न डर न घबराहट। फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें पता है इसका अर्थ क्या है? बीरबल मुस्कुराए, हां जहांपनाह, और समाधान भी। अकबर ने आदेश दिया कि 200 ऊंटों को शाही अस्तबल में रखा जाए और बीरबल को पूरे महीने का समय दिया जाए। पहले ही दिन सभी ऊंटों को एक खुले मैदान में लाया गया। दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल अब वजन तुलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही किया। बीरबल ने ऊंटों को 2 पंक्तियों में खड़ा कराया और उनके मालिकों, साइसों और रखवालों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज से इन ऊंटों को वही खाना मिलेगा जो इन्हें पहले मिलता था, न कम न ज्यादा। सबने सहमति जताई। फिर बीरबल ने हर ऊंट के गले में एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी बंधवा दी, जिस पर केवल एक संख्या लिखी थी। न वजन लिखा गया, न नाम। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल जी, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने उत्तर दिया, अभी नहीं, समय आने पर सब समझ आएगा। दिन बीतने लगे। ऊंट रोज चरते, पानी पीते, आराम करते। बीरबल रोज सुबह और शाम आते, ऊंटों को ध्यान से देखते, लेकिन कभी वजन नहीं तौलते। दरबार में अकबर रोज पूछते, बीरबल, क्या प्रगति है? बीरबल उत्तर देते, जहांपनाह, ऊंट अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। 20वां दिन आया। कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल समय बर्बाद कर रहे हैं, बिना तौल के वजन कैसे बताएंगे? अकबर ने कहा, अभी समय बाकी है। 30वां दिन आया। अब सभी ऊंटों को फिर से मैदान में लाया गया। अकबर स्वयं वहां पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, 200 ऊंटों का कुल वजन कितना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल बोले, क्या आपने कभी किसी नदी का पानी मापा है? अकबर बोले, नदी तो बहती रहती है, उसका पानी स्थिर नहीं। बीरबल मुस्कुराए, ठीक वैसे ही ऊंट जीवित प्राणी है, उनका शरीर भी हर क्षण बदलता रहता है। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने कहा, तो तुम असफल रहे? बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। उन्होंने इशारा किया और एक बड़ा तराजू मंगवाया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं ऊंटों का वजन तौलवाऊंगा, लेकिन ये वही वजन होगा जो महीने भर पहले था। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने समझाया, पहले दिन मैंने ऊंटों का वजन नहीं लिखा, लेकिन उनकी स्थिति लिखी। उन्होंने लकड़ी की पट्टियां दिखाईं। हर ऊंट को पहले दिन जितना खाना मिला, उतना ही रोज मिला। न अतिरिक्त मेहनत, न अतिरिक्त आराम। अगर किसी ऊंट का वजन बढ़ता तो उसकी चाल बदलती, अगर घटता तो उसकी सांस, उसकी थकान बदलती। फिर बीरबल ने कहा, मैंने वजन नहीं मापा,
मैंने संतुलन मापा। ऊंटों को तौला गया, दरबार स्तब्ध रह गया। वजन वही निकला जो बीरबल ने बताया। अकबर ने गहरी सांस ली और सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि बुद्धि केवल संख्या जानना नहीं है, बल्कि जीवन को समझना है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ये चुनौती केवल तुम ही पूरी कर सकते थे। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, स्थिरता बाहर नहीं, समझ में होती है। दरबार में तालियों की गूंज धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन अकबर के मन में शांति नहीं थी। बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर उन्हें चौंका दिया था, पर इस बार बात केवल जीत या हार की नहीं थी। बादशाह के भीतर कहीं ये भावना जन्म ले रही थी कि क्या सचमुच बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती? क्या हर असंभव को संभव किया जा सकता है, या फिर बीरबल केवल संयोगों का लाभ उठा रहे हैं? अकबर देर तक सिंहासन पर बैठे रहे। दरबार समाप्त होने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन वे उठे नहीं। बीरबल चुपचाप सामने खड़े थे, मानो जानते हों कि ये अंत नहीं, बल्कि किसी और परीक्षा की शुरुआत है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे संतुलन का अर्थ समझाया, लेकिन क्या संतुलन हर परिस्थिति में काम आता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, संतुलन ही जीवन का मूल है। जब संतुलन टूटता है तभी संकट जन्म लेता है। अकबर ने धीमी हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में उत्सुकता थी, आनंद नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संकट को भी बुद्धि से साधा जा सकता है। बीरबल बोले, अगर संकट को समझ लिया जाए तो वो संकट नहीं रहता। अकबर ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, बीरबल, मैं तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूं, लेकिन इस बार चुनौती केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और समय की होगी। अगले ही दिन पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि बादशाह ने बीरबल को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, ये सीधे प्रजा से जुड़ी थी। नगर के चारों ओर के इलाकों में असंतोष फैल रहा था। व्यापारियों का कहना था कि माप तौल में धोखा हो रहा था। किसान शिकायत कर रहे थे कि अनाज के भंडार में वजन कम निकाला जा रहा था। हर कोई किसी न किसी पर आरोप लगा रहा था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, और सत्य ऐसा हो जो 1 महीने तक ना बदले। बीरबल समझ गए, ये वही बात थी, बस रूप बदल गया था। पहले ऊंट थे, अब इंसान। पहले वजन था, अब न्याय। बीरबल ने बिना समय गवाए नगर का दौरा शुरू किया। वे ना तो सिपाहियों को साथ ले गए, ना ही राजचिन्ह। साधारण वस्त्र पहनकर वे कभी व्यापारी बन जाते, कभी किसान, कभी मजदूर। पहले दिन वे अनाज मंडी पहुंचे। वहां तराजू लगे थे, बाट रखे थे, लेकिन हर तराजू अलग कहानी कह रहा था। एक व्यापारी के पास अनाज तौलने पर जो वजन निकलता, वही अनाज दूसरे के पास कम हो जाता। लोग गुस्से में थे, पर डर के कारण कुछ बोल नहीं रहे थे। बीरबल ने सब देखा, सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन वे नदी किनारे पहुंचे, जहां नाविक सामान लादते थे। वहां भी वजन को लेकर बहस थी। नाविक कहते थे कि माल ज्यादा है, व्यापारी कहते थे कि कम। तीसरे दिन बीरबल गांव पहुंचे। वहां किसानों ने कहा कि बीज खरीदते समय वजन ज्यादा बताया जाता है, लेकिन बेचते समय कम। हर जगह वही समस्या, लेकिन कोई स्थिर सत्य नहीं। बीरबल ने तब समझ लिया कि समस्या वजन की नहीं, विश्वास की है। उन्होंने अकबर से समय मांगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास 1 महीना है। बीरबल ने एक अजीब आदेश जारी किया। नगर के हर बाजार, हर मंडी, हर घाट पर एक ही आकार का पत्थर नहीं, बल्कि एक ही आकार की लकड़ी की छड़ रखी जाएगी। उस पर कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी। लोग हंसे, लकड़ी से वजन कैसे मापा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब से किसी भी सौदे में वजन नहीं पूछा जाएगा, केवल यह देखा जाएगा कि वस्तु उस छड़ के बराबर संतुलन बनाती है या नहीं। पहले दिन अफरा तफरी मच गई। व्यापारी नाराज हुए, किसान भ्रमित हुए। सबको लगा कि ये व्यवस्था बेकार है, लेकिन बीरबल ने धैर्य रखा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि झगड़े कम हो रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि बाट गलत है, क्योंकि छड़ सबके सामने थी। वो ना घटती थी, ना बढ़ती थी। 1 सप्ताह बाद व्यापार आसान हो गया। 2 सप्ताह बाद झगड़े लगभग समाप्त हो गए। 3 सप्ताह बाद लोग स्वयं कहने लगे, अब मोलभाव में सच्चाई है। अंतिम दिन अकबर स्वयं निरीक्षण करने आए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने वजन नहीं बताया, फिर भी समस्या हल कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब माप बदलता है तो लालच जन्म लेता है, लेकिन जब संदर्भ स्थिर होता है तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है।
अकबर देर तक चुप रहे, फिर बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर समस्या का हल संख्या में नहीं, समझ में छुपा होता है? बीरबल ने सिर झुकाया। अकबर ने उसी क्षण घोषणा की, आज से ये व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होगी। दरबारियों को ये निर्णय अजीब लगा, लेकिन परिणाम सामने थे। उस दिन अकबर ने स्वीकार किया कि बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि दूरदर्शी हैं। रात को अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने आप से कहा, जिसने वजन को स्थिर रखा उसने मन को भी स्थिर कर दिया। और बीरबल अपने कक्ष में बैठे बस इतना बोले, जब माप सच्चा हो तो न्याय अपने आप उतर आता है। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अगली चुनौती बीरबल की बुद्धि की नहीं बल्कि उसकी नीयत की होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर जलते दियों की लौ स्थिर थी, लेकिन अकबर के मन की लौ डगमगा रही थी। बीरबल की हर परीक्षा अब किसी साधारण प्रश्न जैसी नहीं लग रही थी। ये मानो स्वयं अकबर की सोच को चुनौती देने लगी थी। उन्होंने पाया कि जितना वे बीरबल को परखना चाहते थे, उतना ही वे स्वयं भी परखे जा रहे थे। अगली सुबह अकबर ने बिना किसी घोषणा के दरबार बुलाया। ये असामान्य था। जब बिना ढोल नगाड़े दरबार लगता तो सभी समझ जाते कि आज कुछ गंभीर होने वाला है। बीरबल समय पर पहुंचे। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन आंखों में सतर्कता झलक रही थी। वे जानते थे कि ये अध्याय अब पहले से अधिक कठिन होने वाला था। अकबर ने सीधे बात शुरू की, बीरबल, अब तक मैंने तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और समझ को परखा, लेकिन एक चीज है जो हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, वो क्या है? अकबर ने कहा, नीयत। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, बुद्धि छल कर सकती है, धैर्य दिखावा कर सकता है, समझ शब्दों में उलझा सकती है, लेकिन नीयत वो भीतर की होती है। उसे ना तो तौला जा सकता है, ना मापा जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया। आप ठीक कहते हैं जहांपनाह। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। इस बार कोई पहेली नहीं, कोई गणना नहीं, मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूं। दरबार चौंक गया। 1 महीने के लिए, अकबर बोले, तुम्हारे निर्णय अंतिम होंगे। जो कहोगे वही कानून होगा। कोई प्रश्न नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन याद रखना, अगर एक भी निर्दोष को हानि पहुंची या एक भी दोषी बच गया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी नीयत भी साधारण मनुष्यों जैसी है। ये सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चिंता फैल गई। बीरबल कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। अकबर ने भौएं उठाईं। शर्त? इस 1 महीने में, बीरबल बोले, मैं अपने निर्णयों का कारण किसी को नहीं बताऊंगा। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गंभीरता से देखा, फिर कहा, स्वीकृत। अगले दिन से राज्य में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे बीरबल के पास आने लगे। कोई चोरी का आरोप लाता, कोई धोखे का, कोई विश्वासघात का। पहला मामला एक धनी व्यापारी और उसके नौकर का था। व्यापारी ने आरोप लगाया कि नौकर ने चांदी चुरा ली है। सबूत के नाम पर केवल शक था। सबको उम्मीद थी कि बीरबल पूछताछ करेंगे, गवाह बुलाएंगे, चालें चलेंगे। लेकिन बीरबल ने केवल इतना कहा, आज नहीं, तुम दोनों कल आना। दूसरे दिन भी वही उत्तर, तीसरे दिन भी। चौथे दिन नौकर स्वयं टूट गया और रोते हुए स्वीकार कर लिया कि उसने चोरी की थी। लोग चकित थे। दूसरा मामला 2 भाइयों का था जो जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बुलाया और केवल इतना पूछा, अगर ये जमीन आज नष्ट हो जाए तो तुम क्या खोओगे? एक बोला धन, दूसरा बोला पिता की याद। बीरबल ने बिना कुछ कहे निर्णय सुना दिया। जमीन दूसरे भाई को दे दी गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसा न्याय है? धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। दरबारियों को लगने लगा कि बीरबल मनमाने निर्णय ले रहे हैं। अकबर तक ये बात पहुंची, लेकिन अकबर ने हस्तक्षेप नहीं किया। तीसरे सप्ताह एक गंभीर घटना घटी। एक साधारण किसान पर राजकोष से अनाज चुराने का आरोप लगा। सबूत थे, गवाह थे, सब कुछ था। सभी को लगा अब किसान को कठोर दंड मिलेगा, लेकिन बीरबल ने उसे छोड़ दिया। पूरा नगर भड़क उठा। लोगों ने कहा, यह अन्याय है, दोषी को छोड़ा जा रहा है। ये बात अकबर तक पहुंची। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा,
क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारी नीयत की परीक्षा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह। तो फिर दोषी को क्यों छोड़ा? बीरबल ने पहली बार अपने नियम को तोड़ा और उत्तर दिया, क्योंकि वो चोर नहीं था। अकबर चौंक गए। सबूत तो थे? बीरबल बोले, सबूत हाथों के थे जहांपनाह, नीयत आंखों में थी। उन्होंने बताया कि किसान ने अनाज इसलिए उठाया क्योंकि उसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। उसने छुपाया नहीं, बेचा नहीं, बस जीवित रहने की कोशिश की। अकबर मौन हो गए। उसी रात असली चोर पकड़ा गया, एक अधिकारी जिसने किसान को मोहरा बनाया था। नगर में सन्नाटा छा गया। अंतिम दिन आया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल की परीक्षा का अंतिम दिन है। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस 1 महीने में तुमने क्या सीखा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सीखा कि न्याय सबसे भारी बोझ है, क्योंकि उसे उठाने वाला अकेला होता है। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मैं स्वीकार करता हूं, नीयत को परखना आसान नहीं, लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि जब करुणा से जुड़ जाए तब वो न्याय बन जाती है। अकबर सिंहासन से उतरे और बीरबल को गले लगाया। दरबार में कोई तालियां नहीं बजीं, क्योंकि ये जीत उत्सव की नहीं, समझ की थी। और उसी क्षण सब जान गए, ये कहानी अब केवल अकबर और बीरबल की नहीं रही, ये हर उस व्यक्ति की हो गई जो शक्ति के साथ सत्य को चुनता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। दरबार का वो दिन समाप्त हो चुका था, लेकिन राज्य में एक अजीब सी हलचल फैल चुकी थी। बीरबल की नीयत की परीक्षा समाप्त हो गई थी, पर उसके प्रभाव अभी शुरू हुए थे। जिन लोगों ने पहले बीरबल के निर्णयों पर संदेह किया था, वे अब चुप थे, और जो चुप थे वे सोच में डूबे हुए थे। अकबर स्वयं भी ये महसूस कर रहे थे कि अब बीरबल केवल एक मंत्री नहीं रहा, बल्कि राज्य की आत्मा की तरह हो गया है। रात को अकबर देर तक सो नहीं पाए। उन्हें बार बार एक ही प्रश्न परेशान कर रहा था, अगर नीयत इतनी महत्वपूर्ण है तो सत्ता का क्या अर्थ है? क्या सत्ता केवल आदेश देने के लिए होती है, या फिर स्वयं को रोकने के लिए? अगली सुबह अकबर ने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, आज से कुछ दिनों के लिए तुम दरबार में नहीं आओगे। बीरबल चौंके नहीं, उन्होंने केवल सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहांपनाह। दरबारियों को ये निर्णय अजीब लगा। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ के चेहरे पर चिंता आ गई। बीरबल के बिना दरबार वैसा नहीं था, लेकिन अकबर ने किसी को कारण नहीं बताया। बीरबल नगर की गलियों में निकल पड़े। इस बार न तो कोई जिम्मेदारी थी, न अधिकार। वे साधारण व्यक्ति की तरह लोगों के बीच रहने लगे। कोई उन्हें पहचानता, कोई नहीं। वे चाय की दुकानों पर बैठते, खेतों में किसानों से बातें करते, नाविकों के साथ नदी किनारे समय बिताते। वहीं उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि सत्ता के बाहर खड़े होकर दुनिया कितनी अलग दिखती है। एक दिन उन्होंने देखा कि 2 पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे। कारण बहुत छोटा था, एक पेड़ की छाया। पेड़ एक के आंगन में था, लेकिन छाया दूसरे के घर पड़ती थी। बात बढ़ती चली गई, गालियां चलीं, धमकियां हुईं। बीरबल ने बीच में दखल नहीं दिया, वे केवल देखते रहे। अंत में दोनों थक गए। एक बोला, अगर ये पेड़ ना होता तो झगड़ा ना होता। दूसरा बोला, अगर तू इसे काट दे तो मामला खत्म हो जाए। बीरबल ने तब पहली बार बोला, अगर पेड़ ना होता तो छाया भी ना होती, और अगर छाया ना होती तो तुम दोनों गर्मी में बैठने की जगह ढूंढते। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद दोनों ने समझौता कर लिया। पेड़ वहीं रहा, झगड़ा समाप्त हो गया। बीरबल आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में ये बात गूंजती रही कि समस्या अक्सर वस्तु में नहीं, दृष्टि में होती है। उधर दरबार में अकबर को चैन नहीं मिल रहा था। बीरबल के बिना फैसले लेने पड़ रहे थे, और हर फैसला उन्हें भारी लग रहा था। वे महसूस कर रहे थे कि सत्ता का बोझ तब और बढ़ जाता है जब उसे बांटने वाला कोई ना हो। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया। राज्य के एक सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह की अफवाह फैल चुकी थी। सिपाही कह रहे थे कि कुछ लोग कर देने से मना कर रहे थे। दरबारियों ने तुरंत कठोर कार्रवाई की सलाह दी। सेना भेजी जाए, नेताओं को बंदी बनाया जाए। अकबर ने आदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, पहले समझा जाए। ये पहली बार था जब अकबर ने बीरबल की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर उस क्षेत्र का दौरा किया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि लोग विद्रोही नहीं थे, बल्कि भूखे थे। फसल खराब हो गई थी, कर देने की क्षमता नहीं थी।
अकबर का हृदय भारी हो गया। उसी रात उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल महल पहुंचे, अकबर स्वयं उनके सामने आए। आज मैं समझ पाया कि तुमने हमेशा पहले सुनना क्यों चुना। बीरबल बोले, जहां बना, जो सुनता है वही सही आदेश देता है। अकबर ने कहा, लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे तुमसे चाहिए। बीरबल शांत रहे। अकबर ने कहा, अगर कभी ऐसा समय आए कि सत्य और सत्ता आमने सामने खड़े हों, तो तुम किसका साथ दोगे? ये प्रश्न किसी चुनौती से बड़ा था। ये किसी परीक्षा से आगे का प्रश्न था। बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्ता समय की होती है, सत्य समय से परे। अकबर की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और घटना घटी। एक युवक को राजमहल में चोरी करते पकड़ा गया। नियम के अनुसार दंड निश्चित था। दरबारी दंड देने पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल को निर्णय सौंपा। बीरबल ने युवक से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? युवक बोला, मैं अपने पिता की दवा खरीदना चाहता था, कोई रास्ता नहीं बचा था। बीरबल ने उसे जाने दिया। दरबार में विरोध हुआ, ये तो कानून का अपमान है। बीरबल बोले, कानून तब अपमानित होता है जब वो करुणा भूल जाता है। अकबर ने उसी दिन एक नया आदेश दिया, भूख और मजबूरी में किए गए अपराध को पहले समझा जाएगा, फिर दंड दिया जाएगा। राज्य बदलने लगा। लोगों में भय कम हुआ, विश्वास बढ़ा। अंततः एक दिन अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, बीरबल केवल मेरा मंत्री नहीं, मेरा मार्गदर्शक है। बीरबल ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि असली जीत शब्दों में नहीं होती। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने सोचा कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी-कभी प्रश्न को जीवित छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दूर महल में अकबर भी यही सोच रहे थे। और उसी मौन में इस कथा का एक और अध्याय पूर्ण हुआ, जहां चुनौती समाप्त नहीं हुई, लेकिन समझ और भी गहरी हो गई। कथा आगे भी चलेगी, क्योंकि जब तक सत्ता और सत्य साथ साथ चलते हैं, तब तक अकबर और बीरबल की कहानी समाप्त नहीं होती। समय बीत रहा था, लेकिन राज्य के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन गहराता जा रहा था। लोगों को यह महसूस होने लगा था कि न्याय अब केवल आदेश नहीं रहा, बल्कि संवाद बन गया है। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे, जैसे नदी चट्टानों को घिसते घिसते अपना रास्ता बना लेती है। अकबर इस परिवर्तन को देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन पूरी तरह स्वीकार करने में उनके भीतर अभी भी एक द्वंद्व था। सत्ता उन्हें मिली थी, पर अब वो सत्ता उनसे प्रश्न पूछने लगी थी। एक सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार न दरबार था, न कोई गवाह, न कोई घोषणा, केवल दोनों आमने सामने बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, राज्य शांत है, प्रजा संतुष्ट है, फिर भी मेरे मन में अशांति है। बीरबल ने कहा, जहां पना, जब बाहर सब ठीक होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं डर रहा हूं। बीरबल ने पहली बार अकबर को बिना मुस्कान के देखा। किससे जहां पना? इस बात से अकबर बोले कि कहीं ये सब केवल तुम्हारी उपस्थिति तक ही सीमित न रह जाए। अगर तुम न रहे तो क्या ये राज्य फिर वही बन जाएगा जो पहले था? ये प्रश्न बीरबल के लिए नहीं था, ये अकबर के भीतर से उठा हुआ प्रश्न था। बीरबल कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जहां पना, अगर कोई व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर टिकी हो तो वो व्यवस्था नहीं, निर्भरता होती है। अकबर चुप हो गए। उसी दिन अकबर ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से न्याय केवल दरबार में नहीं होगा, हर क्षेत्र में स्थानीय सभा बनाई जाएगी, जहां लोग अपनी बात स्वयं रखेंगे, निर्णय वहां होंगे और केवल असाधारण मामलों में दरबार हस्तक्षेप करेगा। दरबारी परेशान हो गए। ये तो सत्ता का बंटवारा है, इससे नियंत्रण कमजोर होगा। लेकिन अकबर ने इस बार किसी की नहीं सुनी। बीरबल ने इस निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की। वे जानते थे कि ये अकबर की अपनी यात्रा का अगला कदम है। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आने लगे। कई जगहों पर लोग पहली बार बिना डर के बोलने लगे। कहीं झगड़े बढ़े, कहीं समाधान निकले। सब कुछ एक सा नहीं था, लेकिन सब कुछ जीवित था। इसी बीच एक घटना घटी जिसने इस पूरी व्यवस्था को हिला दिया। राज्य के एक दूरस्थ हिस्से में स्थानीय सभा ने एक गलत निर्णय लिया। एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया। उसके परिवार ने दरबार में गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, यही तो मेरा डर था।
जब अधिकार नीचे जाते हैं तो गलती भी होती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, गलती तब भी होती थी जब अधिकार ऊपर था। फर्क केवल इतना है कि अब गलती दिखाई दे रही है। अकबर ने कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, गलती को दंडित नहीं, सुधारा जाए। अकबर ने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा किया। सभा के सदस्यों को बुलाया गया। अकबर ने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा, तुमने निर्णय क्यों लिया? उन्होंने अपने तर्क दिए, अपने डर बताए, अपनी सीमाएं स्वीकार कीं। अकबर ने उस निर्दोष व्यक्ति को मुक्त किया, लेकिन सभा को भंग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा, गलती ने तुम्हें दोषी नहीं बनाया, उसे न मानना बनाता। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सत्ता अब ऊपर से नहीं थोप रही, बल्कि साथ चल रही है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली शासक अकबर की इस नई व्यवस्था को कमजोरी मान रहा है। सीमाओं पर हलचल बढ़ने लगी। दरबार में फिर से पुराने स्वर गूंजने लगे। सेना बढ़ाई जाए, कठोरता दिखाई जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शक्ति का प्रदर्शन डर पैदा करता है, सम्मान नहीं। अकबर ने कहा, लेकिन अगर सम्मान ना मिला तो युद्ध होगा। बीरबल बोले, युद्ध तब होता है जब संवाद समाप्त हो जाता है। अकबर ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने उस शासक को संदेश भिजवाया, कोई धमकी नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल आमंत्रण। जब वो शासक आया तो उसने एक ऐसा राज्य देखा जहां लोग राजा के डर से नहीं, विश्वास से खड़े थे। उसने अकबर से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा? अकबर ने उत्तर दिया, जो डर से पकड़ा जाए वो हाथ में रहता है, दिल में नहीं। वो शासक चुप हो गया। बीरबल दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी भूमिका अब बदल रही है। अब वे मार्ग दिखाने वाले नहीं, बल्कि पीछे हटने वाले बनते जा रहे हैं। एक रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप बिना मेरे भी चल सकें। अकबर ने पहली बार बीरबल को रोकना चाहा। क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को पालें। अकबर देर तक कुछ नहीं बोले। अगले दिन बीरबल ने स्वयं दरबार में कम आना शुरू कर दिया। वे अधिकतर समय लोगों के बीच बिताने लगे। अकबर अब स्वयं निर्णय लेने लगे, और वे निर्णय पहले से अलग थे, कम कठोर, अधिक गहरे। राज्य अब किसी एक बुद्धि पर नहीं टिका था, और यही बीरबल की सबसे बड़ी विजय थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैं समझ पाया कि तुमने मुझे क्या सिखाया। बीरबल ने पूछा, क्या जहांपनाह? अकबर बोले कि सच्चा शासक वही है जो स्वयं को अनिवार्य न बनाए। बीरबल मुस्कुराए। उस मुस्कान में संतोष था, गर्व नहीं। और इसी समझ के साथ इस कथा का एक और अध्याय समाप्त हुआ, जहां चुनौती अब बाहर से नहीं, अंदर से समाप्त होने लगी थी। कहानी अभी शेष है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को सीखता है, तब तक अकबर और बीरबल की कथा चलती रहती है। समय अब एक नई चाल चल रहा था। वो तेज नहीं था, नहीं थमा हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं को परख रहा हो कि आगे किस दिशा में बहना है। राज्य में शांति थी, लेकिन वो शांति सतही नहीं थी। उसमें प्रश्न थे, प्रयोग थे, और कभी-कभी असफलताएं भी थीं। अकबर अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में आदेश की कठोरता कम और समझ की गहराई अधिक दिखाई देने लगी थी। बीरबल धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जा चुके थे। वे अब दरबार की पहली पंक्ति में नहीं बैठते थे। कई दरबारी इसे उनका पतन समझ रहे थे, लेकिन जो अकबर को ध्यान से देख रहा था, वो जानता था कि बीरबल की छाया पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। एक सुबह अकबर अकेले टहल रहे थे। कोई अंगरक्षक पास नहीं था। ये भी एक बदलाव था। वे उसी रास्ते पर चले जहां पहले बीरबल उनके साथ होते थे। अचानक अकबर रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे बीरबल की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे स्वयं सोच रहे थे। उसी दिन एक समाचार आया जिसने पूरे राज्य की नींव को हिला दिया। दक्षिणी प्रांत में एक बड़ा विद्रोह नहीं, बल्कि एक बड़ा अस्वीकार हुआ था। लोगों ने हथियार नहीं उठाए थे, उन्होंने बस काम करना बंद कर दिया था। कर नहीं दिया गया, आदेश नहीं माने गए, लेकिन कोई हिंसा भी नहीं हुई। दरबार में अफरा तफरी मच गई। कुछ दरबारी चिल्लाए, ये खुली बगावत है। कुछ बोले, सेना भेजी जाए। अकबर चुप रहे। सभी की निगाहें बीरबल की ओर गईं, लेकिन बीरबल आगे नहीं बढ़े। वे पीछे खड़े रहे, मानो ये परीक्षा अब उनकी नहीं थी। अकबर ने अंततः कहा, अगर वे लड़ नहीं रहे तो हम भी लड़ेंगे नहीं। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने निर्णय लिया कि वे स्वयं वहां जाएंगे। कोई दूत नहीं,
कोई धमकी नहीं। जब अकबर उस प्रांत में पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। खेत थे, घर थे, लोग थे, लेकिन सब कुछ रुका हुआ था। न क्रोध था, न भय, केवल थकान थी। अकबर ने लोगों को इकट्ठा किया और केवल एक प्रश्न पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और बोला, हम आपसे कुछ नहीं चाहते जहांपना, हम केवल इतना चाहते हैं कि हमें सुना जाए। अकबर के भीतर कुछ टूट गया। ये विद्रोह नहीं था, ये थकान थी जो वर्षों से जमा हो रही थी। अकबर ने कोई वादा नहीं किया, उन्होंने केवल कहा, मैं सुनूंगा। 3 दिन तक अकबर वहीं रहे। उन्होंने किसानों को सुना, मजदूरों को सुना, स्त्रियों को सुना, युवाओं को सुना। कोई भाषण नहीं, कोई आदेश नहीं। जब वे लौटे तो अकबर बदल चुके थे। दरबार में उन्होंने घोषणा की कि अब से हर बड़े निर्णय से पहले प्रतिनिधियों की परिषद से चर्चा होगी। ये किसी दबाव में लिया गया निर्णय नहीं था, ये समझ से निकला हुआ निर्णय था। कई दरबारी नाराज हो गए, कुछ ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने डर जताया कि अब राज्य बिखर जाएगा। बीरबल चुप रहे। एक रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं राजा नहीं, सेवक हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही सबसे कठिन पद होता है। अकबर ने पूछा, क्या मैंने देर कर दी? बीरबल मुस्कुराए, समय कभी देर नहीं करता जहां पनाह, हम ही उससे पीछे रह जाते हैं। उसी रात बीरबल ने एक निर्णय लिया जिसे उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरे दिन अकबर स्वयं उनके कक्ष में पहुंचे। बीरबल वहां नहीं थे, केवल एक पत्र था। अकबर ने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, जहां पनाह, अब वो समय आ गया है जब मेरी उपस्थिति आपके लिए सहारा नहीं, बाधा बन सकती है। जो सीख आपने ग्रहण कर ली है उसे अब अपने अनुभव से आगे बढ़ाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं केवल दृश्य से अदृश्य हो रहा हूं। अकबर देर तक पत्र को देखते रहे। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को खोजा ना जाए। समय बीतता गया, राज्य चलता रहा, निर्णय होते रहे, गलतियां भी हुईं, सुधार भी हुए, और आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ चलता रहा। एक दिन एक युवा मंत्री अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल होते तो ये निर्णय अलग होता। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर बीरबल होते तो वे यही चाहते कि तुम स्वयं सोचो। वर्षों बाद अकबर उसी स्थान पर खड़े थे जहां कभी बीरबल खड़े रहा करते थे। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सबसे बड़ी शिक्षा ये नहीं थी कि क्या सोचना है, बल्कि ये थी कि सोचना कैसे है। दूर कहीं एक साधारण व्यक्ति की तरह बीरबल लोगों के बीच रहते थे। कोई उन्हें पहचानता, कोई नहीं। वे अब प्रश्नों के उत्तर नहीं देते थे, वे केवल प्रश्न छोड़ जाते थे, और यही उनकी अंतिम भूमिका थी। क्योंकि जब शिष्य स्वयं चलने लगता है तो गुरु का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। कहानी यहीं थमती नहीं, लेकिन इस अध्याय में अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये वो बिंदु था जहां सत्ता ने बुद्धि से हाथ मिलाया और बुद्धि ने अहंकार से विदा ली। और उसी मौन में अकबर और बीरबल की ये गाथा एक और गहराई में उतर गई। बीरबल के अदृश्य हो जाने के बाद समय ने राज्य में एक नया रूप ले लिया था। पहले जहां निर्णय किसी एक बुद्धि के चारों ओर घूमते थे, अब वे अनेक अनुभवों से आकार लेने लगे थे। ये परिवर्तन सरल नहीं था। कई बार भ्रम होता, कई बार टकराव भी होता, लेकिन अब किसी एक नाम पर उंगली नहीं उठती थी। अकबर ये सब देख रहे थे, बिना हस्तक्षेप किए, जैसे कोई माली पौधे को बढ़ते देखता है और केवल तब हाथ लगाता है जब बहुत जरूरी हो। राज्य अब चल रहा था, लेकिन अलग ढंग से। एक दिन अकबर को एक पुरानी याद ने घेर लिया। वो दिन जब बीरबल पहली बार उनके सामने खड़े हुए थे। तब अकबर शासक थे और बीरबल चुनौती। अब अकबर स्वयं अपने लिए चुनौती बन चुके थे। ये एहसास उन्हें विचलित नहीं कर रहा था, बल्कि स्थिर कर रहा था। उसी दौरान एक खबर आई जिसने अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। राज्य के उत्तरी हिस्से में एक युवा नेता उभर रहा था। लोग उसे सुनते थे, उसकी बातों पर विश्वास करते थे। वो ना तो विद्रोही था, ना ही सत्ता के खिलाफ, लेकिन उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। दरबार में पुराने डर लौट आए। कुछ दरबारी बोले,
ये भविष्य का संकट है। कुछ ने कहा, अभी दबा दिया जाए। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना पूछा, वो क्या कहता है? उत्तर मिला, वो लोगों से प्रश्न पूछता है। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि उस युवक को दरबार में नहीं बल्कि निजी रूप से बुलाया जाए। जब वो युवक आया तो उसमें ना डर था ना घमंड। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवक बोला, मैं कुछ चाहता नहीं जहांपनाह, मैं केवल समझना चाहता हूं कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अकबर देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शक्ति नहीं चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, अगर शक्ति उत्तर देती है तो चाहिए, अगर वो प्रश्नों से डरती है तो नहीं। ये उत्तर अकबर के भीतर गूंज गया। उस क्षण अकबर को बीरबल की कमी नहीं खली, बल्कि उनकी उपस्थिति महसूस हुई। अकबर ने उस युवक को दंड नहीं दिया, न पुरस्कार। उन्होंने उसे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को सुनने की अनुमति दी। कोई पद नहीं, कोई अधिकार नहीं। दरबार चकित रह गया। समय बीतता गया, युवक सीखता गया। वो भी गलतियां करता, उनसे सीखता। अकबर दूर से ये सब देखते रहे। एक दिन अकबर ने स्वयं से पूछा, क्या यही उत्तराधिकारी की पहचान है? लेकिन यह प्रश्न अधूरा था। इसी बीच राज्य में एक और घटना घटी। कई वर्षों से चले आ रहे सुधारों के कारण कुछ पुराने प्रभावशाली लोग स्वयं को अप्रासंगिक महसूस करने लगे थे। उन्होंने भीतर ही भीतर एक गठजोड़ बना लिया। उनका उद्देश्य सत्ता पलटना नहीं था, बल्कि पुराने तरीके वापस लाना था। वे जानते थे कि बीरबल अब सामने नहीं है। उन्हें लगा कि अब अकबर अकेले हैं। एक रात अकबर के पास गुप्त संदेश पहुंचा, यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। अकबर ने संदेश पढ़ा और जला दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार बुलाया। अकबर ने कहा, आज मैं कोई आदेश नहीं दूंगा, मैं केवल सुनूंगा। ये सुनकर षड्यंत्र करने वाले भी असहज हो गए। एक एक कर लोग बोले, शिकायतें आईं, भय आए, गुस्से आए। अकबर चुपचाप सुनते रहे। अंत में उन्होंने कहा, तुम सब जिस स्थिरता की बात कर रहे हो वह सुविधा है, और सुविधा जब टूटती है तो लोग उसे अन्याय समझ लेते हैं। किसी ने विरोध किया, लेकिन पहले सब ठीक था। अकबर ने उत्तर दिया, पहले सब शांत था, ठीक नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कहा कि जो लोग पुराने तरीके चाहते हैं वे खुले रूप से अपने विचार रखें, लेकिन छुपकर डर न फैलाएं। उस दिन कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, लेकिन राज्य एक कदम और आगे बढ़ गया। उधर दूर कहीं बीरबल ये सब सुन रहे थे। वे अब सत्ता के पास नहीं थे, लेकिन लोगों के बीच थे। जब वे सुनते कि अकबर ने क्या निर्णय लिया तो वे मुस्कुराते, लेकिन कुछ कहते नहीं। एक शाम बीरबल एक बच्चे को देखकर रुक गए। बच्चा मिट्टी में रेखाएं खींच रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या बना रहे हो? बच्चा बोला, रास्ता। बीरबल ने पूछा, कहाँ जाता है? बच्चा बोला, जहाँ चलना हो। बीरबल हंस दिए। उसी क्षण उन्हें लगा कि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी है। दरबार में अकबर उस युवा नेता को देख रहे थे। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके प्रश्न और गहरे हो गए थे। वो अब उत्तर भी सुनने लगा था। अकबर ने एक दिन उससे कहा, तुम्हें सबसे कठिन निर्णय कौन सा लगता है? युवक बोला, वो जिसमें सही और गलत साफ ना हो। अकबर ने सिर हिलाया। यही वो जगह है जहां राजा अकेला होता है। युवक ने पूछा, और उस समय उसे क्या सहारा देता है? अकबर ने बिना रुके कहा, वो मौन जो उसे स्वयं से जोड़ता है। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। उन्होंने समझ लिया कि सत्ता का अगला चरण क्या है, ना नियंत्रण ना त्याग, बल्कि निरंतर सजगता। राज्य अब किसी कहानी का पात्र नहीं रहा था, वो स्वयं कहानी लिखने लगा था, और अकबर अब उस कहानी के लेखक नहीं पाठक बनते जा रहे थे। दूर कहीं बीरबल ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब ये कथा स्वयं चल सकती है, क्योंकि हर महान कहानी का एक क्षण ऐसा आता है जब पात्र स्वयं निर्णय लेने लगते हैं और लेखक पीछे हट जाता है। यही वो क्षण था। और इसी क्षण में अकबर और बीरबल की ये गाथा एक और स्तर पर पहुंच गई, जहां बुद्धि ने उत्तर देना छोड़ दिया और जीवन स्वयं प्रश्न बन गया। कहानी आगे भी चलेगी, लेकिन अब उसका मार्ग पहले से अधिक शांत और पहले से अधिक
गहरा हो चुका था। समय अब किसी नदी की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि समुद्र जैसा हो गया था, गहरा, शांत और भीतर से हलचल से भरा हुआ। अकबर इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। उन्हें अब हर दिन ये एहसास होता कि शासन का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन नए सिरे से समझना है। बीरबल की अनुपस्थिति अब खालीपन नहीं रही थी, बल्कि एक मौन मार्गदर्शन बन चुकी थी, जो हर निर्णय के पहले अकबर को रोकती थी और हर निर्णय के बाद उन्हें प्रश्नों से घेर लेती थी। दरबार अब भी लगता था, आदेश अब भी निकलते थे, लेकिन उनमें पहले जैसी अंतिमता नहीं होती थी। वे आदेश नहीं, संवाद लगते थे। कई दरबारी इसे कमजोरी समझते थे, लेकिन जनता में एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगी थी। लोग अब निर्णयों से सहमत हों या असहमत, वे स्वयं को उससे अलग नहीं मानते थे। इसी समय राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने अकबर के भीतर छिपे शासक और साधक दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक पुराने किले के पास बसे क्षेत्र में अचानक लोग वहां से जाने लगे। न कोई हमला हुआ था, न कोई आपदा आई थी, बस लोग धीरे धीरे अपने घर छोड़ रहे थे। जब अधिकारियों ने कारण पूछा तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कुछ ने कहा ये जगह अब हमारी नहीं लगती, कुछ ने कहा यहां रहते हुए हम स्वयं को खो रहे हैं। ये बात अकबर तक पहुंची। अकबर चकित थे। राज्य में शांति थी, अन्न था, सुरक्षा थी, फिर भी लोग स्वयं ही दूरी बना रहे थे। उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले की छाया दिन भर लोगों के घरों पर पड़ती थी। वो छाया केवल धूप की नहीं थी, वो इतिहास की थी। उस किले में कभी कठोर दंड दिए गए थे, कभी भय से शासन हुआ था। भले ही वो सबब नहीं था, लेकिन स्मृति बनी हुई थी। अकबर देर तक उस किले को देखते रहे। एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई और बोली, जहां पनाह, ये किला अब भी हमें देखता रहता है। अकबर ने पूछा, क्या इसने तुम्हें कुछ कहा? वृद्धा बोली, नहीं, लेकिन इसकी चुप्पी बहुत भारी है। उस रात अकबर सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि सत्ता केवल वर्तमान नहीं होती, वो स्मृतियों में भी शासन करती है। अगले दिन अकबर ने एक ऐसा आदेश दिया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उस किले को ना तो तोड़ा जाएगा, ना ही उसे वैसा ही छोड़ा जाएगा। उसे खोल दिया जाएगा, जनता के लिए। वो किला जो कभी भय का प्रतीक था, अब लोगों के लिए एक खुला स्थान बन गया। वहां कहानियां सुनाई जाने लगी, गीत गाए जाने लगे, बच्चे खेलने लगे। धीरे धीरे उसकी छाया बदलने लगी, लोग लौटने लगे। अकबर ने देखा कि कभी कभी स्थान नहीं, अर्थ बदलना पड़ता है। उधर दूर कहीं बीरबल को ये समाचार मिला। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब वो केवल राजा नहीं रहा। इसी बीच वो युवा नेता जो प्रश्न पूछता था, अब स्वयं प्रश्नों से घिरने लगा था। लोग उससे उत्तर चाहने लगे थे। वो घबराया हुआ अकबर के पास आया। उसने कहा, जहां पना, लोग मुझसे उत्तर मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास उत्तर नहीं है। अकबर ने उसे देखा और बोले, तो उन्हें मत दो। युवक चौंक गया। अकबर बोले, यदि तुम उन्हें उत्तर दोगे तो वे तुम्हारे पीछे चलेंगे, यदि तुम उन्हें प्रश्न दोगे तो वे अपने भीतर चलेंगे। युवक को समझ आने में समय लगा, लेकिन उसने यही किया। राज्य में अब एक नई प्रवृत्ति जन्म लेने लगी। लोग दरबार से कम, एक दूसरे से अधिक प्रश्न पूछने लगे। ये प्रक्रिया धीमी थी, कई बार अव्यवस्थित भी, लेकिन जीवित थी। कुछ पुराने दरबारी अब भी असंतुष्ट थे। उन्हें स्पष्टता चाहिए थी, आदेश चाहिए थे। उन्होंने फिर एक प्रयास किया, इस बार खुले रूप से। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पना, ये सब बहुत अस्पष्ट हो रहा है। राज्य को नियम चाहिए, सीमाएं चाहिए। अकबर ने उत्तर दिया, नियम तब बनाए जाते हैं जब समझ कम होती है। एक दरबारी बोला, तो क्या नियम समाप्त कर दिए जाएं? अकबर बोले, नहीं, उन्हें कठोर होने से रोका जाए। उस रात अकबर अकेले बैठे रहे। उन्हें बीरबल की बहुत याद आई, लेकिन किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उस दृष्टि की तरह जो हर चीज के भीतर अर्थ खोजती थी। उसी रात बहुत दूर बीरबल एक साधारण सराय में बैठे थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। एक यात्री उनके पास बैठा और बोला, राजा कैसा है? बीरबल ने कहा, अब वो राजा से अधिक मनुष्य है। यात्री बोला, ये अच्छा है या बुरा? बीरबल ने उत्तर दिया, ये अनिवार्य है।
अकबर अब हर दिन ये समझने लगे थे कि सत्ता का अंतिम लक्ष्य नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है, और वो भी दूसरों की नहीं, स्वयं की। राज्य में अब भी समस्याएं थीं, अकाल की आशंका थी, सीमाओं पर हलचल थी, लेकिन प्रतिक्रिया बदल चुकी थी। अब भय के स्थान पर संवाद था, जल्दबाजी के स्थान पर धैर्य। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं अब हर उत्तर नहीं जानता। ये वाक्य सुनकर दरबार सन्न रह गया। अकबर ने आगे कहा, और यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उस दिन कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन बहुत से मन हल्के हो गए, क्योंकि जब राजा स्वयं को पूर्ण नहीं मानता, तब प्रजा को भी पूर्ण होने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। और इसी बोध के साथ अकबर और बीरबल की ये कथा एक और गहराई में उतर गई, जहां सत्ता पीछे नहीं हटी, लेकिन झुकना सीख गई। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये अब किसी एक युग की नहीं, बल्कि उस चेतना की कहानी बन चुकी है जो हर युग में फिर से जन्म लेती है। राज्य अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां शांति दिखाई तो देती थी, लेकिन स्थिर नहीं थी। वो चलती हुई शांति थी, जैसे सांस जो रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। अकबर ये बात समझ चुके थे। अब वे निर्णय से पहले केवल परिणाम नहीं देखते थे, वे उसके बाद पैदा होने वाले मौन को भी सुनते थे। ये वो मौन था जिसमें असहमति भी होती थी और स्वीकार भी, लेकिन डर नहीं होता था। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था, वहां प्रश्न उठते थे और कई बार उत्तर नहीं मिलते थे। पहले ये स्थिति अकबर को असहज करती थी, लेकिन अब वे उसी असहजता में ठहरना सीख चुके थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि जो राजा हर प्रश्न का उत्तर दे देता है, वो धीरे धीरे प्रजा को मौन कर देता है। इसी बीच राज्य में एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी। ये किसी भूख, कर या युद्ध से जुड़ी नहीं थी, ये बेचैनी पहचान की थी। लोग पूछने लगे थे, हम कौन हैं? केवल प्रजा या इस राज्य की चेतना का हिस्सा? ये प्रश्न साधारण नहीं था। अकबर को इसकी पहली झलक तब मिली जब कुछ नगरों में लोगों ने स्वयं मिलकर नियम बनाने शुरू कर दिए। वे नियम कानून के खिलाफ नहीं थे, लेकिन दरबार से पूछे बिना बनाए गए थे। कुछ दरबारी इसे अनुशासनहीनता कहने लगे। दरबार में बहस छिड़ गई। एक पक्ष बोला, यदि हर कोई नियम बनाने लगे तो राज्य टूट जाएगा। दूसरा बोला, यदि लोगों को रोका गया तो वे भीतर से टूट जाएंगे। अकबर दोनों पक्षों को सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या इन नियमों से किसी को हानि हुई है? उत्तर मिला, नहीं। अकबर ने कहा, तो फिर भय किस बात का है? किसी के पास उत्तर नहीं था। अकबर ने उस दिन एक ऐसा निर्णय लिया जो पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि जो नियम लोगों द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक वे किसी अन्य को कुचलते नहीं हैं। ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन पूर्ण नियंत्रण से बहुत दूर थी। कुछ दरबारी खामोश हो गए, कुछ नाराज। अकबर जानते थे कि ये निर्णय उन्हें आलोचना की ओर ले जाएगा, लेकिन अब वे आलोचना से भागते नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कि आलोचना भी संवाद का ही एक रूप है। इसी समय वर्षों बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। बीरबल वापस आए, न किसी घोषणा के साथ, न किसी औपचारिकता के साथ। वे बस एक दिन साधारण वस्त्रों में महल के द्वार पर खड़े थे। पहरेदार उन्हें पहचान नहीं पाए। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो पहरेदारों को विश्वास ही नहीं हुआ। खबर अकबर तक पहुंची। अकबर स्वयं उठकर द्वार तक आए। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे। न कोई प्रणाम, न कोई आलिंगन। अंततः अकबर बोले, तुम लौट आए। बीरबल मुस्कुराए, मैं गया ही कब था जहां पनाह। अकबर की आंखों में नमी आ गई। वे दोनों बिना कुछ कहे अंदर चले आए। किसी को बुलाया नहीं गया। ये मुलाकात दरबार की नहीं, यात्रा की थी। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें मेरी आवश्यकता है? अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पहले मुझे तुम्हारी जरूरत थी, अब मुझे तुम्हारी दृष्टि की याद आती है। बीरबल बोले, दृष्टि याद नहीं आती जहां पनाह, वो भीतर जाग जाती है। अकबर ने उन्हें राज्य में हुए परिवर्तनों के बारे में बताया। स्थानीय नियम, खुले संवाद, अधूरे उत्तर। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। अंत में बोले, अब ये राज्य तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे भरोसे से चल रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली, और यही मुझे डराता है। बीरबल मुस्कुराए, भरोसा डराता है क्योंकि उसमें नियंत्रण नहीं होता। उसी रात अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, जिसे वे वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए थे। अगर कल मैं ना रहूं, तो क्या ये सब टिक पाएगा? बीरबल ने बिना रुके कहा, अगर ये तुम पर टिका है तो नहीं, अगर ये लोगों पर टिका है
तो अवश्य। अकबर ने पहली बार स्वयं को राज्य से अलग देखा। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया और एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उत्तराधिकारी केवल रक्त से नहीं बल्कि समझ से चुना जाएगा। ये घोषणा किसी व्यक्ति के लिए नहीं थी बल्कि एक सिद्धांत के लिए थी। दरबार सन्न रह गया। कई लोगों को ये निर्णय असंभव लगा, कुछ को ये क्रांतिकारी लगा। बीरबल चुपचाप पीछे खड़े थे। उस दिन अकबर ने पहली बार स्वयं को केंद्र से हटाया। रात को बीरबल ने अकबर से विदा ली। अकबर ने पूछा, फिर कब मिलोगे? बीरबल बोले, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं होगी। वे चले गए। अकबर देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधों से एक भारी भार उतार दिया हो। राज्य अब भी चलता रहा। लोग अब भी प्रश्न पूछते रहे। उत्तर कभी मिले, कभी नहीं। लेकिन भय धीरे धीरे समाप्त हो गया और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि जब भय चला जाता है तो सत्ता समाप्त नहीं होती, वो अर्थ बदल लेती है। और इसी बदलते अर्थ के साथ अकबर और बीरबल की ये गाथा अपने अंतिम चरण की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय अब अकबर के लिए एक रेखा नहीं रहा था, वो एक वृत्त बन चुका था। कभी वो उसी प्रश्न पर लौट आता, कभी उसी मौन में बैठ जाता जहां उत्तर नहीं होते थे। बीरबल के जाने के बाद महल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई संगीत अचानक थम गया हो और कान अब भी उसकी प्रतिध्वनि सुन रहे हों। अकबर पहले की तरह सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन अब उनकी सुबह आदेशों से नहीं, अवलोकन से शुरू होती थी। वे खिड़की से नीचे आंगन को देखते, सैनिकों की चाल, सेवकों की गति, पक्षियों की उड़ान, सब कुछ। उन्हें लगता था जैसे राज्य अब बोलता नहीं, केवल चलता है और उसी चाल में उसका सत्य छुपा है। दिन बीतते गए। लोगों ने अकबर में परिवर्तन देखा, लेकिन उसे समझ नहीं पाए। वे अब कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्द भारी होते थे। ऐसा नहीं कि वे कठोर हो गए थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे शब्दों के बीच भी सुन रहे हों। एक दिन दरबार में एक ऐसा विवाद आया जिसने पूरे राज्य की चेतना को हिला दिया। दो नगरों के बीच जल के उपयोग को लेकर टकराव था। दोनों नगरों के पास समान अधिकार थे, दोनों की जरूरतें वास्तविक थीं और दोनों ही स्वयं को सही मानते थे। पहले ऐसे मामलों में निर्णय सरल होता था, कानून देखा जाता, सीमाएं तय की जाती और आदेश जारी हो जाता। लेकिन इस बार अकबर ने निर्णय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तब तक कोई निर्णय नहीं दूंगा जब तक तुम दोनों एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं सुन लेते। दरबार चौंक गया, दोनों नगरों के प्रतिनिधि भी। पहले दिन केवल आरोप लगे, दूसरे दिन केवल आंकड़े रखे गए, तीसरे दिन क्रोध निकला, चौथे दिन मौन छा गया। पांचवें दिन पहली बार एक प्रतिनिधि ने कहा, शायद हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हें कितना चाहिए, हमने केवल ये कहा कि हमें कितना चाहिए। ये वाक्य दरबार में गूंज गया। अकबर कुछ नहीं बोले। सातवें दिन दोनों नगरों ने स्वयं एक साझा समाधान प्रस्तुत किया। वो समाधान किसी नियम से नहीं बल्कि सहमति से निकला था। अकबर ने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि न्याय केवल देने से नहीं, रुकने से भी जन्म लेता है। लेकिन हर परिवर्तन की एक कीमत होती है। राज्य के कुछ हिस्सों में असंतोष पनपने लगा। कुछ लोगों को लगने लगा कि राजा कमजोर हो रहा है। कुछ को यह भी लगा कि अब सत्ता स्पष्ट नहीं रही। स्पष्टता का अभाव कई लोगों को डराता है। कुछ पुराने दरबारी धीरे धीरे अलग हो गए। वे खुले विद्रोह में नहीं आए, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसा विश्वास नहीं था। अकबर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये स्वाभाविक है। उसी समय राज्य की सीमाओं पर हलचल बढ़ने लगी। पड़ोसी राज्य इस परिवर्तन को कमजोरी समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि अकबर अब पहले जैसे निर्णायक नहीं रहे। एक दूत आया। उसने कहा, आपकी सीमाओं की परीक्षा ली जा रही है। अकबर ने पूछा, किस प्रकार? दूत बोला, छोटे छोटे अतिक्रमण, जैसे कोई देखना चाहता हो कि आप कब प्रतिक्रिया देंगे। दरबार में फिर वही पुरानी आवाजें उठीं, सेना भेजो, कठोर उत्तर दो, शक्ति दिखाओ। अकबर चुप रहे। रात को वे अकेले बैठे रहे। पहली बार उन्हें बीरबल की अनुपस्थिति चुभी, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें बुलाने का विचार नहीं किया। अगली सुबह अकबर ने एक असामान्य आदेश दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना नहीं भेजी, बल्कि वहां के लोगों को संदेश भेजा कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं संगठित करें और यदि आवश्यकता हो तो राज्य उनके साथ खड़ा होगा। ये आदेश भी जोखिम भरा था। कुछ लोगों ने इसे साहस कहा, कुछ ने मूर्खता।
सीमा पर रहने वाले लोग पहले घबराए, फिर उन्होंने एक दूसरे से बात की। उन्होंने पहरे बनाए, संदेश तंत्र विकसित किया और पहली बार उन्हें लगा कि राज्य केवल ऊपर से नहीं, भीतर से भी मजबूत हो सकता है। जब पड़ोसी राज्य ने देखा कि बिना सेना भेजे भी सीमाएं स्थिर हैं, तो वे चौंक गए। अकबर ने युद्ध जीता, बिना युद्ध किए। लेकिन यही बात कई सेनापतियों को चुभ गई। एक रात अकबर को सूचना मिली कि महल के भीतर ही कुछ लोग असंतुष्ट हैं। ये सूचना नई नहीं थी। नई बात यह थी कि अकबर को इससे भय नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने ही लोगों से डरूं तो जो कर रहा हूं उसका क्या अर्थ। अगले दिन उन्होंने सभी असंतुष्ट दरबारियों को बुलाया। कोई आरोप नहीं, कोई दंड नहीं। उन्होंने केवल कहा, जो कहना है यहां कहो। पहले सन्नाटा रहा, फिर एक ने कहा, हमें लगता है कि राज्य अब दिशा खो रहा है। अकबर ने पूछा, दिशा या नियंत्रण? वो चुप हो गया। दूसरे ने कहा, लोग ज्यादा बोलने लगे हैं। अकबर बोले, क्या वे पहले कम सोचते थे या अब अधिक बोलते हैं? कोई उत्तर नहीं आया। अंत में अकबर ने कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये राज्य नहीं चल सकता तो मेरी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं। ये वाक्य कई लोगों के भीतर उतर गया। कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग अलग हो गए। समय आगे बढ़ता गया। अकबर अब वृद्ध हो रहे थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन दृष्टि गहरी। वे जानते थे कि अंत निकट है, लेकिन उन्हें कोई अधूरापन नहीं लग रहा था। एक दिन अचानक बीरबल लौटे। इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। उनके बाल सफेद थे, आंखों में वही चमक, लेकिन शरीर थका हुआ। अकबर ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम देर कर देते हो। बीरबल बोले, जब बुलावा भीतर से आता है तब देर नहीं होती। वे दोनों बगीचे में बैठे। अकबर ने कहा, राज्य अब मुझसे आगे चल पड़ा है। बीरबल बोले, तभी तो मैं लौटा हूं। अकबर ने पूछा, क्या ये सब टिकेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, अब ये प्रश्न तुम्हारा नहीं रहा। कुछ दिन बाद अकबर ने अंतिम आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके बाद राज्य का संचालन एक परिषद करेगी, जिसमें केवल पद नहीं बल्कि समझ का मूल्य होगा। कोई शोर नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। लोगों ने इसे स्वीकार किया। जब अकबर का अंत हुआ तो कोई भय नहीं फैला, राज्य रुका नहीं, दरबार सूना नहीं हुआ। जीवन चलता रहा और वर्षों बाद लोग अकबर को केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करने लगे जिसने सत्ता को बोझ नहीं, संवाद बना दिया। और बीरबल, वे फिर चले गए। किसी ने उन्हें अंतिम बार देखा जब वे एक गांव में बच्चों से बात कर रहे थे, बिना किसी पहचान के। क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, वे इतिहास को चलने देना सिखाते हैं। समय ने राज्य के नाम बदल दिए थे, चेहरों को नहीं। लोग वही थे, बस उनकी आवाजों में पहले से अधिक ठहराव था। अकबर के बाद जो परिषद बनी, उसने स्वयं को कभी राजा नहीं कहा। वे स्वयं को केवल संरक्षक कहते थे, और यही शब्द धीरे धीरे लोगों की भाषा में उतर गया। राज्य चलता रहा, लेकिन अब वो किसी एक केंद्र के चारों ओर नहीं घूमता था। हर नगर, हर गांव अपने भीतर एक छोटा सा केंद्र बन चुका था। निर्णय अब ऊपर से नीचे नहीं गिरते थे, वे भीतर से ऊपर उठते थे। कभी कभी टकराते थे, कभी कभी बिखरते थे, लेकिन टूटते नहीं थे। फिर भी पूर्णता कभी स्थायी नहीं होती। वर्षों बाद एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने अकबर को देखा नहीं था। बीरबल का नाम केवल कथाओं में सुना था। उनके लिए ये सब इतिहास था, प्रेरणा नहीं। वे परिणाम चाहते थे, प्रक्रिया नहीं। उन्हें लगता था कि संवाद समय लेता है और समय बोझ है। इसी पीढ़ी में एक व्यक्ति उभरा। उसका नाम कोई विशेष नहीं था, लेकिन उसकी वाणी तेज थी। वो कहता था कि राज्य बहुत धीमा हो गया है, कि निर्णयों में ढील है, कि लोगों को फिर से दिशा चाहिए। उसकी बातों में समाधान कम और आत्मविश्वास अधिक था। लोग सुनने लगे, क्योंकि जब कोई तेज बोलता है तो थके हुए कान उसे सच मान लेते हैं। परिषद ने उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम क्या बदलना चाहते हो? वो बोला, सब कुछ। उन्होंने पूछा, कैसे? वो चुप हो गया, पहली बार। लेकिन चुप्पी अस्थायी थी। वो बाहर गया और तेज बोलने लगा। उसने कहना शुरू किया कि परिषद कमजोर है, कि अकबर की विरासत अब बोझ बन चुकी है, कि लोगों को फिर से एक मजबूत हाथ चाहिए। राज्य में हलचल हुई, कुछ लोग डर गए, कुछ उत्साहित। परिषद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये वही चूक थी जो अकबर ने वर्षों पहले टाल दी थी। मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वो सुनने का अवसर दे, भागने का नहीं। धीरे धीरे नगरों में टकराव बढ़ने लगे। छोटे छोटे विवाद बड़े प्रश्नों में बदलने लगे। लोग पूछने लगे, आखिर अंतिम निर्णय कौन लेता है? और यही प्रश्न वो व्यक्ति चाहता था।
एक रात परिषद के सबसे वृद्ध सदस्य ने एक पुरानी पांडुलिपि निकलवाई। वो अकबर के समय की थी और उस पर बीरबल की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि हर व्यवस्था को समय समय पर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, वरना कोई और उसे चुनौती बना देगा। परिषद ने पहली बार स्वीकार किया कि वे चूक रहे हैं। उन्होंने लोगों को बुलाया। इस बार केवल प्रतिनिधि नहीं, साधारण नागरिक भी। सभाएं हुईं, लंबी, अव्यवस्थित, कभी कभी कड़वी, लेकिन सच बोलने लगी। उस तेज बोलने वाले व्यक्ति को भी बुलाया गया। उससे कहा गया, बोलो। वो बोला, बहुत कुछ। लेकिन इस बार उसकी आवाज अकेली नहीं थी। लोगों ने प्रश्न पूछे, सीधे, कठिन। उसके उत्तर ढीले पड़ने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति दिशा की बात करता है उससे पूछा गया, तुम स्वयं कितनी दूर चलोगे? वो पीछे हटा, धीरे। राज्य बच गया। लेकिन ये चेतावनी थी। उस रात परिषद ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अकबर की तरह कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल एक बात कही, यदि भविष्य में कोई व्यक्ति या विचार स्वयं को संपूर्ण समाधान बताने लगे तो उसे सबसे पहले प्रश्नों के बीच रखा जाएगा। समय फिर आगे बढ़ा, पीढ़ियां बदलीं, कहानियां सरल होती गईं। अकबर अब एक आदर्श बन गए थे, बीरबल एक प्रतीक। लेकिन कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चों को कहानी सुना रहा था। कहानी किसी राजा की नहीं थी, किसी मंत्री की नहीं। वो कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रश्न पूछना सिखाता था। एक बच्चा बोला, क्या वो सच में था? बूढ़ा मुस्कुराया, सच होने से अधिक जरूरी है उपयोगी होना। बच्चे हंसे। कहानी समाप्त हुई, लेकिन प्रभाव नहीं, क्योंकि कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाती हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल की ये गाथा राज्य से निकलकर मनुष्य के भीतर स्थायी रूप से बस गई। समय अब इतिहास नहीं रहा था, वो आदत बन चुका था। लोग सुबह उठते थे, काम करते थे, निर्णय लेते थे और सो जाते थे, बिना ये सोचे कि कभी किसी राजा ने उन्हें सोचने का साहस दिया था। यही किसी भी परिवर्तन की अंतिम परीक्षा होती है, जब वो स्मृति से हटकर स्वभाव बन जाए। राज्य अब भी था, लेकिन उसे कोई विशेष नाम देने की आवश्यकता नहीं थी। सीमाएं कागज पर थीं, मन में नहीं। परिषद चल रही थी, लेकिन वो भी किसी सत्ता की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह। कई बार निर्णय गलत होते थे, कई बार देर से होते थे, लेकिन वे थोपे नहीं जाते थे। फिर भी मनुष्य का स्वभाव स्थिर नहीं होता। एक नई पीढ़ी आई जो ना अकबर को जानती थी, ना बीरबल को। उनके लिए ये सब केवल कहानियां थीं, धीमी, भारी और पुराने समय की। उन्हें तेज परिणाम चाहिए थे, तुरंत समाधान और स्पष्ट नेतृत्व। वे ये नहीं समझते थे कि स्पष्टता कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम होती है। इसी पीढ़ी में एक युवा उठा। वो विद्रोही नहीं था, लेकिन अधीर था। उसे लगता था कि संवाद बहुत समय लेता है और समय ही सबसे बड़ा शत्रु है। वो सभाओं में खड़ा होकर पूछता, अगर सबको बोलने का अधिकार है तो दिशा कौन देगा? ये प्रश्न नया नहीं था, लेकिन पूछने वाला नया था। लोग सुनने लगे, क्योंकि हर पीढ़ी को लगता है कि वही पहली बार प्रश्न कर रही है। परिषद ने उसे सुना। उन्होंने उसे रोका नहीं, डांटा नहीं, नकारा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि यदि वो दिशा देना चाहता है तो पहले रास्ता समझे। वो हंसा। उसने कहा, रास्ता तो चलकर बनता है। ये बात भी गलत नहीं थी। कुछ लोग उसके साथ हो गए। वे छोटे छोटे समूहों में बंटने लगे। वे तेजी से निर्णय लेने लगे, दूसरों से पूछे बिना। शुरू में परिणाम अच्छे आए, लोग उत्साहित हुए। परिषद चुप रही। फिर पहली बार किसी निर्णय से किसी दूसरे समूह को नुकसान पहुंचा। आरोप लगे, आवाजें ऊंची हुईं। युवा नेता ने कहा कि यह कीमत है प्रगति की। यही वो क्षण था जहां इतिहास सांस रोककर खड़ा हो गया। उसी रात परिषद के सबसे वृद्ध सदस्य को नींद नहीं आई। उन्होंने वो सब देखा जो अकबर ने कभी कहा था, जब कोई स्वयं को उत्तर मानने लगता है तब प्रश्न मरने लगते हैं। अगले दिन परिषद ने एक घोषणा नहीं की। उन्होंने एक सभा बुलाई। सबको बुलाया गया, युवा नेता को भी। वहां कोई मंच नहीं था, कोई ऊंचा आसन नहीं था। सब एक ही धरातल पर बैठे। पहले युवा नेता बोला। उसने अपने विचार रखे। उसने गति की बात की, शक्ति की बात की, एक दिशा की बात की। फिर एक साधारण किसान उठा। उसने कहा, मैं तेज चलना नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूं कि जो मेरे खेत से गुजरता है उससे पूछना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। एक महिला बोली, मुझे दिशा नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए कि जब मेरा नुकसान होगा तो कोई सुनेगा।
एक वृद्ध बोला, मैंने एक राजा देखा था जो सबसे अधिक तब शक्तिशाली था जब वो चुप था। युवा नेता पहली बार कुछ नहीं बोला, वो सुन रहा था। लंबे समय बाद उस दिन कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। युवा नेता ने धीरे धीरे अपने शब्दों की गति कम की। उसने फिर भी नेतृत्व किया, लेकिन अब वो पूछने लगा। वो गलत भी हुआ, लेकिन उसने स्वीकार किया। लोगों ने भी सीखा कि स्वतंत्रता का अर्थ अकेले चलना नहीं, साथ चलना है। समय बीतता गया, कहानियां फिर से जन्म लेने लगीं, लेकिन अब वे केवल अकबर और बीरबल की नहीं थीं, वे हर उस व्यक्ति की थीं जिसने प्रश्न पूछा, जिसने सुना, जिसने स्वीकार किया कि वो पूर्ण नहीं है। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना वृक्ष था। कहा जाता था कि उसके नीचे कभी एक अनजान व्यक्ति बैठा था और बच्चों से बातें करता था। कोई नहीं जानता था वो कौन था, लेकिन बच्चों को उसकी बात याद थी। वो कहता था, जब तुम्हें लगे कि तुम सही हो तब एक बार रुक जाना, और जब तुम्हें लगे कि सब गलत हैं तब 2 बार। वृक्ष अब भी था, कहानी अब भी थी, राज्य अब भी चल रहा था। क्योंकि सत्ता का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता है। और जो समाज ये सीख लेता है वो इतिहास में नहीं रुकता, वो भविष्य में चलता रहता है। यही अकबर की सबसे बड़ी विजय थी, यही बीरबल की सबसे गहरी शिक्षा। और यही इस गाथा का अंतिम सत्य कि सबसे स्थायी शासन वो होता है जो मनुष्य को स्वयं पर शासन करना सिखा दे। और इसी के साथ ये कथा शब्दों में समाप्त होती है, लेकिन विचारों में सदैव जीवित रहती है।